Let us start another very important part after classification in living world, taxonomic hierarchy. Now देखिए, what is hierarchy? Hierarchy होता है order, arrangement into some order. अब taxonomic hierarchy क्या है कि हम कुछ रैंक्स लेते हैं और उनको बिल्कुल ऑर्डर में लगाते हैं. अब कैसे? पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं. द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन टुगेदर, सिंपल वर्ड्स में, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज ही नहीं करनी है. टुगेदर इज नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की. क्लियर? बहुत ही सिंपल, कोई ज्यादा टेक्निकल हमने वहां नहीं जाना है. हाँ, अब इसका मीनिंग बड़ा टेक्निकल है. मीनिंग जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप इसको सिंपली एक क्रैमिंग करके रख लो. इट इज वेरी 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 डीप मीनिंग. द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन टुगेदर इज नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज लिनियर हायरार्की. और ऐसा क्यों कहा जाता है? द रीजन इज इट वॉज फर्स्ट given by Carolus Linnaeus in 1751. और इसीलिए इसको दिया जाता है, इसको ये नाम भी दिया जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की. अब यहाँ एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि जो भी ये रैंक्स या कैटेगरीज थी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ी थी, अब उनको किस ऑर्डर में लगाया जाता है? दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. वेरी इंपॉर्टेंट. द हायरार्की इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब हम एक क्लासिफिकेशन लेते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है. अब यहां पर क्या है कि हमने कुछ क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी कैटेगरीज, या जिन्हें हम रैंक्स कहते हैं. अब वो जो रैंक्स है वो कितने हैं? देयर आर 7, मैं कहूंगा कंपल्सरी रैंक्स. और वो जो 7 कंपल्सरी रैंक्स हैं, दो 7 रैंक्स और कैटेगरीज, दे आर नोन एज, हम उन्हें एक टर्म यूज करते हैं. द टर्म इज, देखिए इंग्लिश में भी हम कहते हैं ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेट. दीज आर नोन एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जिनको हमने हमेशा यूज करना ही करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और कितनी है ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज? दीज आर 7 इन नंबर. तो ये याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है. कोई इसको क्रैमिंग करने की कोशिश नहीं करनी है. मैं लिविंग वर्ल्ड देखता हूँ कि सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन उसको बेसिकली बड़ा ही टफ बनाकर पेश किया जाता है और बच्चों को समझ भी नहीं आता है. और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको जितना सिंपल हो सके उतना किया जाए. अब उसके बाद, अब ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, जैसे मैंने कहा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं. हम इसको मिटाते हैं और हम ये देखते हैं कि अब ये कैसी होती हैं, ये किस तरह से, इसकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं. चलिए हम एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की लेते हैं. लेट अस टेक द टेक्सोनॉमिक हायरार्की. और वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? चलिए हम लेते हैं सबसे बड़ी जो टेक्सोनॉमिक रैंक है वो कौन सा है? क्या आप जानते हैं? इट इज द किंगडम. सभी को. और मैं तो कहूंगा कि जिन बच्चों ने पढ़ा है या जिन बच्चों ने 11th को सीरियसली लेंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो किसी भी एग्जाम में फेलियर हो जाए. तो 11th को थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा. नाउ सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है हमारी किंगडम. किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी. मैं यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं कि दिस इज हाईएस्ट कैटेगरी. हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. अब इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, क्योंकि मैंने कहा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन कम्स फाइलम. फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, और अगर प्लांट्स हैं इट इज डिवीजन. ये एक रैंक. देन अनदर इज क्लास. देन देयर इज ऑर्डर. देन देयर इज फैमिली. देन जीनस. एंड फाइनली स्पीशीज. अब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं?
ये सारे के सारे ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। हम यहाँ पर इसको एक हेडिंग डाल देते हैं, ऑल दीज आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज यानी जरूरी है, सबसे जरूरी है। अब इनमें सबसे हाईएस्ट, जैसे मैंने कहा, किंगडम है, और सबसे लोएस्ट कौन सी होगी? नेचुरली जो सबसे नीचे है, इट इज द लोअर मोस्ट कैटेगरी, लोएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक कैटेगरी। अब इसके बीच में ये जितने भी हैं, यहां से सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 और इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जितना भी आप यहां देख रहे हो, दे आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये भी एक पॉइंट जो है हमने रिपीट कर लिया, समझ आ गया सभी को, बहुत इजी है। देन फाइनली अब क्या होता है कि एज वी मूव डाउन द हायरार्की, हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ specific characters, number of specific characters increase। यहां जितने भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होंगे एक स्पीशीज के, वो सब बढ़ जाएंगे। और जैसे हम किंगडम में देखेंगे तो यहां क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ specific characters decrease। तो पहला पॉइंट तो भाई ये याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बड़ी बार क्वेश्चन अगर आप किसी भी बुक में या इवन एनसीईआरटी पे भी देखेंगे, तो सब जो लास्ट पैराग्राफ इस स्पीशीज में या टेक्सोनॉमिक हायरार्की में लिखा गया है, वो यही लिखा गया है कि यहाँ पर जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे, जो उसकी सिमिलरिटीज है वो बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स द किंगडम, द सिमिलरिटीज डिक्रीज, द सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर्स वो कम होते जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है कि अब यहां पर द ऑर्गेनिजम्स, देखिए जैसे जैसे हम किंगडम की बात करें तो यहां क्या होगा, मैं यहां एक और कलर ले लेता हूं। यहां देखो, यहां पर क्या होगा, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हाई, बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीशीज में लोअर मोस्ट कैटेगरी में आएंगे, यहां क्या होगा, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज और आर लो, हम इसी तरह से लेते हैं। क्लियर? तो यहां से एक याद रखिएगा, आपका ये एक एकेडमिक पार्ट का एमसीक्यू और नीट का एमसीक्यू क्लियर है। 1 मार्क आपको यहां से आराम से मिलेगा, बहुत इजी। तो ये जो अपने ये जो हमने एक टेबल सा बनाया है ना, इसको समझने की जरूरत है बस। ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की है। हायरार्की होता है ऑर्डर। जैसे घर में होते हैं तो घर में फादर का सबसे ज़्यादा ओहदा होता है, फिर जो बड़ा बेटा, मदर होती है, उसके बाद फिर बड़ा बेटा, फिर छोटा, बेटी, इस तरह से हायरार्की चलती है। एनिमल्स में भी इसी तरह से होता है, अल्फा मेल और उसके बाद बाकी जो फ्लॉक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी द किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये लोएस्ट होती जाती है, नीचे छोटी होती जाती है। लेकिन अब यहाँ ये जो बात हमने कही है कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डिक्रीज एज वी मूव अप द हायरार्की, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इंक्रीज। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ देखें तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लो, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लो। तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अप द हायरार्की जा रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हाई। तो ये पॉइंट्स जो है टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आपने याद रखने हैं। हाँ, अब देखो क्या होता है कि हर एक ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अब कुछ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये जो ईच टेक्सोनॉमिक रैंक यहाँ कैटेगरी दी गई है, अब इसको कैसे बनाया गया है, कैसे इसको ग्रुपिंग की गई है। हर एक जो कैटेगरी है, इट इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन वेरी
मैं कहूँगा पर्टिकुलर करेक्टर्स नोन एज डायग्नोस्टिक करेक्टर्स। ये डायग्नोस्टिक करेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, डायग्नोस्टिक करेक्टर्स क्या होते हैं कि विच आर बेसिकली यूनिक टू ए ऑर्गेनिज्म। जैसे अब अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या है, एक बड़ा यूनिक करेक्टर है, हेयर्स ऑन द बॉडी। मैमल्स में देखो ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। हालांकि मेमोरी ग्लैंड इज अनदर वेरी यूनिक करेक्टर, लेकिन अगर हम मैमल्स का एक बड़ा पर्टिकुलर करेक्टर देखें ना, तो वहां पर उनकी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये उनके डायग्नोस्टिक करेक्टर्स है, यानी द करेक्टर्स विच आर यूनिक टू एन ऑर्गेनिज्म इज डायग्नोस्टिक करेक्टर। और ये जितने भी आप यहां पर रैंक्स देख रहे हो, ये रैंक्स क्या है? ऑल दीज रैंक्स आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज डायग्नोस्टिक करेक्टर। और हर एक इंडिविजुअल में, हर एक रैंक में क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेसिकली बढ़ते ही जाएंगे। अगर आप फैमिली में देखोगे, फैमिली से ज्यादा ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स क्लास में होंगे, क्लास से ज्यादा फाइलम में होंगे। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हम ज्यादा करेक्टर, स्पेसिफिक करेक्टर्स को नहीं लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है ना, इसको हमने ट्रेन करना है। हम बेसिकली यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ से ऊपर जो है ना, ये गर्दन से ऊपर, यहाँ ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हमें चीज़ें याद नहीं रहती है, चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते। चीज़ों को समझिए, इसको सिंपल तरीके से लीजिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मैं इसको इसीलिए समझ ले रहा हूँ। मैं इतने नहीं बना पा रहा हूँ थोड़े से लेक्चर, लेकिन जैसे जैसे होगा स्पीड पकड़ेंगे। अब देखो, एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इन टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वो होते हैं, क्योंकि देखिए, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। डिस्कवरीज होती जा रही हैं, कई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं अभी भी अनडिस्कवर्ड है, अनक्लासिफाइड है, हमें पता ही नहीं है उनके बारे में। तो डेली बेसिस पर साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस, एंड व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर सर्टन, अब हमें करेक्टर्स की कमी हो रही है, ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें क्या करें? अब फाइलम या क्लास या इन्हीं सात के ऊपर तो हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सर्टन इंटरमीडिएट कैटेगरीज विद इन दीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जो उनको स्पेसिफाई करती है, जो उनके करेक्टर्स को बताती है, करेक्टर्स को फिट इन करती है। तो इनके बीच में क्या है, याद रखिए, इन दोनों के बीच में, जैसे से फाइलम और क्लास के बीच में देयर आर सर्टन कैटेगरीज, क्लास और ऑर्डर के बीच में भी कुछ कैटेगरीज हैं, फैमिली, ऑर्डर और फैमिली के बीच में है, इसी तरह फैमिली, जीनस, स्पीशीज के बीच में, इसी तरह से किंगडम। हर एक के इस पर्टिकुलर हिस्से में, हर एक के मिडल में क्या है, देयर आर सर्टन कैटेगरीज। और उन कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं? दीज कैटेगरीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज। और आप जानते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज कौन सी हैं? देखिए, जैसे जैसे आप एक कैटेगरी आप पढ़ते हैं, जैसे किंगडम और फाइलम के बीच में ले लिया हमने सब किंगडम, है ना, पढ़ते हैं कि नहीं? ये सब किंगडम क्या है? ये कैटेगरी है, ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है। इसी तरह से अगर आप सब फाइलम ले, सुपर क्लास ले, इसी के बीच में सब फाइलम आ जाता है या सब डिवीजन आ जाएगी। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा वो हेफाजत हो जाएगा। या सुपर क्लास कह लें, इसी तरह से आगे सब क्लास आएगी, सुपर ऑर्डर आएंगे, तो ये चलता ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये जो कैटेगरीज होती है, जो ऑप्शनल कैटेगरीज हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए लेते हैं, ये हायर लेवल की थोड़ी सी है। दीज आर बेसिकली इंटरमीडिएट कैटेगरीज। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया है आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप इसको बार बार देखिए, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। तभी हमें पता चल पाएगा जो आज हमने बातें यहाँ की हैं। और स्पीशीज के बारे में बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे, चाहे वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है, चाहे वो मोनोटाइपिक स्पीशीज कंसेप्ट है, पॉलीटाइपिक स्पीशीज कंसेप्ट है,
है ना। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन रे ने इसकी बेसिकली डेफिनेशन दी थी, टर्म दी थी। वो क्या डेफिनेशन है, किस तरह से होती है, क्या स्पीशीज डेफिनेशन प्रिसाइज है या नहीं है, सो बहुत सारी बातें हम इस स्पीशीज कॉन्सेप्ट में कल करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।